हेलो स्टूडेंट, समाजशास्त्र की आंसर राइटिंग क्लास के अंतर्गत हम थर्ड यूनिट के अंतर्गत आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक करा दिए हैं और आज मैं सोशियोलॉजी के यूनिट जो थर्ड है उसके आगे के टॉपिक कराने वाला हूं। इसमें टॉपिक मैंने लिए हैं यूनिट थर्ड में। उसमें ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियां, बंधुआ मजदूर तथा प्रवासी मजदूर, ग्रामीण विकास में बदलाव के रुझान। तो ये टॉपिक मैंने इस थर्ड यूनिट से लिए हुए हैं और इनके अंतर्गत हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो इसमें पहला जो 2 मार्कर है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासी मजदूरों की कुल संख्या कितनी है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना। 2011 में तो प्रवासी मजदूरों की जनसंख्या थी, उसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। तो वो संख्या थी 45.6 करोड़ ना। 45.6 करोड़ जो है जनसंख्या थी प्रवासी मजदूरों की, और यह कुल जनसंख्या का 38%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासी मजदूरों की कुल संख्या 45.6 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 38% है। तो ये 2 फैक्ट आपको इसमें लिखना है, बस हो गया आंसर। तो पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवासी मजदूरों की कुल संख्या ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो कुल संख्या, क्योंकि अब इसी के अंतर्गत हम लिख रहे हैं तो पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा लिख दो फिगर 45.6 करोड़। और ये जो संख्या है ये कुल देश की कुल जनसंख्या का, देश की कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का है ये 38%। बस हो गया इसका आंसर। 2 फिगर आपने बता दिए, कुल जनसंख्या बता दी, और ये जो जनसंख्या है प्रवासी मजदूरों की वो 45.6 करोड़ है, और टोटल जनसंख्या देश की कुल टोटल जनसंख्या का 38%। बस तो ये हो गया 1.1 यानी पहला 2 मार्कर। दूसरा 2 मार्कर बंधुआ मजदूर प्रवास योजना को समझाइए। बंधुआ मजदूर प्रवास योजना के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम 3 चीजें बताएंगे। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी योजना कार्यक्रम आपको पूछा जाता है तो उसमें 3 फैक्ट आपको लिखने होते हैं। एक तो उसका प्रारंभ, दूसरा उसका उद्देश्य, और तीसरा उसका महत्वपूर्ण प्रावधान। चौथी चीज अगर आप कोई इंपॉर्टेंट उससे संबंधित है तो वो हम लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका प्रारंभ बताएंगे। 2016 में इस योजना का प्रारंभ हुआ। उद्देश्य इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रवासी मजदूरों बंधुआ मजदूरों के आवास की व्यवस्था करना। बंधुआ मजदूरों के आवास की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य, क्योंकि नाम ये है बंधुआ मजदूर प्रवास योजना। ठीक है, तो उद्देश्य क्या हो गया? बंधुआ मजदूरों के आवास की व्यवस्था करना, पुनर्वास की व्यवस्था करना। प्रावधान क्या है इसमें? प्रावधान यह है कि बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए वयस्क मजदूरों को 1 लाख रुपए, बाल मजदूरों तथा महिला मजदूरों को 2-2 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि जो है वो अपना सेटल हो सके, अपना भरण पोषण कर सकें, कोई रोजगार स्थापित कर सके, नया रोजगार। तो ये इसका प्रावधान है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान आता है कि जो राज्य हैं उनको भी जो है केंद्र सरकार प्रति जिला 4.5 लाख रुपए सहायता देती है, ताकि जो है वो राज्य बंधुआ मजदूरों का सर्वे कर सके ना, बंधुआ मजदूरों का सर्वे कर सके किस जिले में कितने बंधुआ मजदूर काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है प्रति जिला 4.5 लाख रुपए
केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दे रही है। तो ये प्रावधान आपको बताना, लेकिन एक प्रावधान जो मेन है उसको आप लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि 4 पॉइंट लिखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, स्पेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो 3 पॉइंट ही जो है हम सही ढंग से लिख पाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रारंभ 2016, उद्देश्य बंधुआ मजदूरों, उद्देश्य है बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, या पुनर्वास करना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ज्यादा बड़ा सेंटेंस लग रहा है तो बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करना, तो छोटा हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रावधान, तीसरा प्रावधान ने बताया है कि जो बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए जो वयस्क मजदूर हैं उनको 1 लाख रुपए, बाल मजदूर तथा महिला मजदूर है उनको 2-2 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये आपको लिखना है। बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए वयस्क मजदूरों को 1 लाख रुपए तथा बाल मजदूरों एवं महिला मजदूरों को दो लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक। तो इस तरीके से ये दूसरा 2 मार्कर कंप्लीट हो जाता है। इसमें मैंने तीसरा पॉइंट भी बताया, लेकिन अब स्पेस नहीं, इसलिए हम इसको नहीं लिख पाएंगे। तीसरा बताया कि राज्यों को भी जो है केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देती है, प्रति जिला 4.5 लाख रुपए दी जाती है राशि, ताकि जो है वो राज्य बंधुआ मजदूरी का सर्वे सही ढंग से कर सके। ठीक है, अगला है तीसरा 2 मार्कर, तीसरा 2 मार्कर है बंधुआ मजदूरी पर रोक संबंधी संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख। कहने का मतलब यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी पर रोक संबंधी बात कही गई, ये है इसका मतलब। देखिए, हमारे संविधान में कहीं भी बंधुआ मजदूरी का वर्ड यूज नहीं किया गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद जो 23 है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। आर्टिकल जो 23 है उसमें कहा गया है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम पर रोक लगाई जाएगी। तो इसमें जो बलात् श्रम है वो कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। बलात् श्रम का मतलब होता है बलपूर्वक श्रम करवाना, किसी व्यक्ति से बलपूर्वक जोर जबरदस्ती से डरा करके धमका करके काम लेना, इसको कहते हैं बलात् श्रम। तो बलात् श्रम के अंतर्गत बेगार आती है और बंधुआ मजदूरी आती है। बेगार का मतलब होता है बिना कुछ
मजदूरी दिए काम लेना उसको कहते हैं बेगार ना। बंधुआ मजदूरी का मतलब हम पढ़ ही चुके हैं, ऋण के बदले जो है श्रम करना, उसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। तो इन दोनों पर जो है रोक लगाने की बात आर्टिकल 23 में कही गई, बेगार और बंधुआ मजदूरी। तो बलाश्रम के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी को रखा गया है, या हम उसको उसके अंतर्गत मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है। संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, प्रावधान यह है अनुच्छेद 23, और 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम, इन दोनों पर रोक, ऐसा लिखा है। बलात् श्रम के अंतर्गत जो है बेगार आता है और बंधुआ मजदूरी आती है, बंधुआ मजदूरी है ना। तो हम यहाँ पर अलग से भी लिख सकते हैं इसको अगर चाहें तो, बलात् श्रम यानी बलपूर्वक श्रम लेना, जिसके अंतर्गत बंधुआ मजदूरी को सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल 23 को मेन आपको हाईलाइट करना है। मतलब बंधुआ मजदूरी से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 23 है, जिसमें बलात् श्रम दिया है, और बलात् श्रम के अंतर्गत हम बंधुआ मजदूरी को रख रहे हैं, जिसको समाप्त करने के लिए 1976 में नियम पास किया गया, जिसका उल्लेख आगे आएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया बंधुआ मजदूरी पर रोक संबंधी संविधान प्रावधान। बंधुआ मजदूरी की रोक संबंधी वैधानिक प्रावधान अगर आता है तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 आया जाएगा। ये तो मैंने संविधानिक प्रावधान बताया, आर्टिकल 23 हो गया। अगर आप पूछा है बंधुआ मजदूरी पर रोक संबंधी वैधानिक प्रावधान कौन सा है, तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, इसके तहत जो बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है, और इस तरह का अगर कोई बंधुआ मजदूरी के लिए बात करता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये 2 मार्कर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं 7 मार्कर्स पर। तो पहला 7 मार्कर है ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे यानी ग्रामीण विकास के लिए चैलेंजेस, ग्रामीण विकास में जो चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं उनको कहते हैं ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे। तो पहले हम बताएंगे ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे मतलब क्या, और फिर उसके अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे आते हैं ना। तो ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दों से आशय ऐसी चुनौतियों से है जो ग्रामीण विकास में बाधा उत्पन्न करती है ना। तो उन चुनौतियों के बारे में हमें जो है यहाँ पर बताना है। चुनौतियां क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जाति प्रथा अस्पृश्यता विद्यमान है, जिससे जो लोगों में मेल मिलाप नहीं हो पाता है। इसके अलावा बहुत सारी कुरीतियां, अंधविश्वास हैं, अशिक्षा के कारण जो है जागरूकता का अभाव है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है ना, और बहुत सारी अन्य सुविधाएं हैं है ना, शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अभाव है, और रोजगार की कमी है। ठीक है, तो इन सभी कारणों से जो है ग्रामीण विकास संभव नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें आपको जो है इसके अंतर्गत लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रामीण विकास से संबंधित क्या क्या मुद्दे मतलब क्या। तो ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दों से आशय, पहले इसका अर्थ लिखना है हमें। ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दों से आशय
ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान ऐसी चुनौतियों से, ऐसी चुनौतियों से है जो ग्रामीण विकास में, जो ग्रामीण विकास में बाधा उत्पन्न करती, बाधा उत्पन्न करते हैं। ये है इसका अर्थ। अब हमें बताना है मुद्दे, सामाजिक मुद्दे। ठीक है, पूरा हमने लेकर क्या लिख देते हैं, सामाजिक मुद्दे लिख देते हैं, सामाजिक मुद्दे, इस टाइप से। तो पहला आता है जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन, जाति प्रथा तथा छुआछूत है ना, अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता का प्रचलन है ना, अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी कहा जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान अंधविश्वास, अशिक्षा के कारण जागरूकता का अभाव, के कारण जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव। फिर आगे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। इसके अलावा भूखमरी है, कुपोषण है, 5वां भूखमरी तथा कुपोषण, भूखमरी तथा कुपोषण की समस्या। ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण बंधुआ मजदूरी, रोजगार की उपलब्धता न होने के कारण, रोजगार की उपलब्धता ना होने के कारण, प्रवासी मजदूरों की समस्या, प्रवासी मजदूरों की समस्या। है ना, तो इस तरीके से ये हो जाता है ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दों के बारे में, जो ग्रामीण विकास में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये हो गया। अब अगला है ग्रामीण विकास में बदलाव के रुझान बताना है। मतलब ग्रामीण विकास में जो चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह के चेंजेस। अब देखिए, जो हमने सामाजिक मुद्दे पढ़े हैं ग्रामीण विकास के, उन्हीं में जो चेंज है वही यहाँ पर लिखना है। मतलब उसके बाद की स्थिति, ग्रामीण विकास में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, उनमें क्या परिवर्तन आजकल आ रहा है वो हमें बताना। जैसे हमने वहां पर पढ़ा कि
जो रूढ़िवादिता है, कुरीतियां हैं, वो विद्यमान है, तो उनमें धीरे धीरे कमी हो रही है ना। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, इससे लोगों को रोजगार, लोगों में जागरूकता आ गई है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विकास हो रहा है ना, रोगों से मुक्ति मिल रही है लोगों को, परिवहन के साधन, संचार के साधन बढ़ गए हैं, जिससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है ना। कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण हो रहा है ना, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये सारी चीजें जो है आपको बदलाव के अंतर्गत बताना है, बदलाव के रुझान है, किस तरह के बदलाव ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में हो रहे हैं, नई चीजें देखने को मिल रही है, आधुनिकता देखने, नया फैशन देखने को आज जो है ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है, तो वो आपको बताना है। तो है ना ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव, ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव के का पहले उल्लेख करेंगे, इसका अर्थ बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्र का बदलाव का मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित जो परंपराएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संबंध हैं, उनमें परिवर्तन की दिशा क्या है, किस तरह के परिवर्तन उनमें हो रहे हैं, किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित परंपराओं, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संघों में, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों की प्रवृत्ति का मतलब है सामाजिक ग्रामीण विकास के बदलाव के रुझान का, है ना। तो पहले हम क्या बताएंगे, ग्रामीण विकास में बदलाव के रुझानों से आशय ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित परंपराओं, सामाजिक संस्थाओं, तथा सामाजिक संबंधों में परिवर्तनों की प्रवृत्ति से, ये ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब। फिर हमें बताना है कि क्या क्या रुझान है। रुझान में जीवन शैली में व्यापक बदलाव देखने को मिला, मतलब नई चीजों को लोग अपना रहे हैं जीवन शैली में। रुझान ऐसा करके हम इसमें हेडिंग लिख देंगे, तो जीवन शैली में बदलाव जीवन शैली में बदलाव हो रहा है। कैसा बदलाव हो रहा है? आधुनिक साधनों का प्रयोग हो रहा है ना, आधुनिक साधनों का प्रयोग, लोग कर रहे हैं। फिर ग्रामीण सोच में बदलाव हो रहा है, ग्रामीण सोच में बदलाव, किस तरह का बदलाव है ये? प्रगतिशील सोच हो गई, प्रगतिशील, है ना। सोच कैसी हो गई? प्रगतिशील सोच, ठीक है। शिक्षा के स्तर में वृद्धि से जागरूकता बढ़ी है,
शिक्षा के स्तर में वृद्धि से क्या हुआ है? जागरूकता बढ़ी है, जागरूकता का विकास हुआ है। अंधविश्वासों में कमी, अंधविश्वासों में कमी, अंधविश्वासों में कमी आई है। यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि से, यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि से सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, गतिशीलता में वृद्धि हुई। ये इसके अलावा राजनीतिक चेतना का विकास, पहले लिख देंगे स्वास्थ्य सेवाओं में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होने से जो है लोगों को रोगों से मुक्ति मिल रही है, रोग ठीक हो रहे हैं, है ना। राजनीतिक चेतना का विकास, राजनीतिक चेतना का विकास। एक और पॉइंट यहां पर लिखे, वैसे 7 पॉइंट ही लिख पाते हैं। कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण, कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण, सॉरी वाणिज्यीकरण गलत लिखा, वाणिज्यीकरण। आधुनिकीकरण मतलब होता है कृषि में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करना, और वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कि ऐसी फसलें बोना जो व्यापार के लिए उपयोगी हो, जिससे फायदा हो, व्यापार हो, ऐसी फसलों को उगाना, उसको कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। तो दोनों चीजें जो है अभी वाणिज्यीकरण वापस से लिखना पड़ेगा, वाणिज्य, ये अब सही है ना, वाणिज्यीकरण। तो ये है तरह से दूसरा 7 मार्कर। और तीसरा 7 मार्कर है प्रवासी मजदूरों के जीवन में क्या समस्याएं, प्रवासी मजदूरों के जीवन में क्या समस्याएं, यानी उनको समस्याएं जो उनके जीवन में विद्यमान है उनके बारे में बताना। तो सबसे पहले हमें प्रवासी मजदूर के बारे में बताया। प्रवासी मजदूर होते क्या है? प्रवासी मजदूर ऐसा मजदूर है जो रोजगार की प्राप्ति के लिए अपने निवास से दूसरे स्थान पर जाकर के रहता है। दूसरे स्थान पर कहां पर जाकर रहता है? 75 मील से ज्यादा दूरी पर रहता है। 75 मील मतलब 120 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जाकर के रहता है, तो उसको बोल देते हैं प्रवासी मजदूर। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। तो ये बताना है। इसके बाद उनके जीवन में क्या समस्या आती है? तो उनमें आवास की समस्या है। आवास की समस्या होने से उनको गंदी बस्ती में रहना पड़ता है। गंदी बस्ती में रहने से क्या होता है? उसको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, नशाखोरी करने लगता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है ना। तो ये सारी समस्याएं जो है उनके जीवन में आ जाती हैं प्रवासी मजदूरों के। तो वो एक एक करके हमें पॉइंट्स में 6-7 पॉइंट बताना है। तो पहले हमें लिखना है इसका अर्थ। प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर से आशय, मजदूर से आशय, ऐसे मजदूर से है, ऐसे मजदूर से है
ऐसे मजदूर से है जो रोजगार प्राप्ति के लिए, जो रोजगार प्राप्ति के लिए, जो रोजगार प्राप्ति के लिए अपने निवास से किसी दूसरे स्थान, यहां पर लिख देंगे 75 मील, 75 मील या 120 किलोमीटर से अधिक पर जाकर निवास करता है, निवास या प्रवास करता है। ये तो ये हो गया प्रवासी मजदूर का अर्थ। इसके बाद फिर इसकी समस्याएं बताना। समस्याएं, सबसे पहली जो समस्या होती है रहने की समस्या, आवास की समस्या आती है ना। अपने यहाँ से दूसरी जगह जाता है तो वहां रहने के लिए उसको प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है। रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कहीं भी झोपड़ी में रहता है, गंदी बस्ती में रहता है। गंदी बस्ती में रहने से क्या होता है, उसको बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, फिर रोगग्रस्त हो जाता है, नशाखोरी करने लग जाता है ना, कुपोषण का शिकार हो जाता है, अशिक्षा की समस्या पाई जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा चूंकि रेगुलर रोजगार नहीं मिलता है, इस कारण से गरीबी बनी रहती है। तो गरीबी होने से जो है उसके जीवन यापन का संकट पैदा हो जाता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आपको समस्याओं के संबंध में बताना है। पहला है आवास की समस्या, आवास की समस्या। दूसरा, गंदी बस्तियों में निवास। गंदी बस्तियों में निवास। तीसरा है बस्तियों में निवास हो गया। तीसरा नशाखोरी की समस्या। इन सब से क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रोगों से ग्रसित होना, है ना। तो ये हो गए 4 पॉइंट। इसके बाद आता है अशिक्षा। अशिक्षा की समस्या। शिक्षा, बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती है, उसकी शिक्षा नहीं हो पाती है, इससे जो है इसको प्रॉब्लम बनी रहती है। इसके बाद आता है कुपोषण तथा भुखमरी की समस्या। भुखमरी, और फिर से लिखना पड़ेगा।
चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट लिख रहे थे हम लोग। पांचवा है अशिक्षा की समस्या। छठवां है कुपोषण तथा भुखमरी की समस्या। और फिर आता है गरीबी के कारण जीवन यापन का संकट। जीवन यापन का संकट ना, बेरोजगारी कारण गरीबी, और गरीबी के कारण जो है, जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपना जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पाते, जीवन यापन का संकट उनके समक्ष पैदा हो जाता है अपने परिवार का। तो ये जो है उनकी समस्याएं हैं। अब आता है लास्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूरी क्या है, इसके कारणों तथा दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसमें तीन चीजें हैं। एक तो बंधुआ मजदूरी क्या है, मतलब बंधुआ मजदूरी को डिफाइन करना है, फिर इसके कारण बताना है, और फिर इसके दुष्प्रभाव बताना है। तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, देखिए, इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसका अर्थ बताना है, फिर इसके कारण बताएंगे हम, फिर दुष्प्रभाव, और फिर निष्कर्ष। ये ठीक। बंधुआ मजदूरी का पहले इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे, बंधुआ मजदूरी को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बंधुआ मजदूरी देश की एक गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है, जो ऋणग्रस्तता का परिणाम है। यह ऋण लेने वाले श्रमिक द्वारा ऋण चुकाने के बदले ऋण लेने वाले श्रमिक द्वारा ऋण न चुका पाने की स्थिति में श्रम करने के कारण उदित होती है। ये आपको पहला पैरा लिखना है ना। बंधुआ मजदूरी देश की एक गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है, जो ऋणग्रस्तता का परिणाम है। यह ऋण लेने वाले श्रमिक द्वारा ऋण न चुका पाने की स्थिति में श्रम करने के कारण उदित होती है। ये पहला पैरा यहां तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पहला पैरा हम लिख लेते हैं। बंधुआ मजदूरी देश की एक गंभीर सामाजिक तथा आर्थिक समस्या, सामाजिक तथा आर्थिक समस्या है, जो ऋणग्रस्तता का परिणाम है, जो ऋणग्रस्तता का परिणाम है। यह ऋणी श्रमिक द्वारा ऋण ना चुका पाने की स्थिति में श्रम करने के
कारण उदित होती है, करने का उदित होती है, उदित होती है, ये है ना। तो ये इस तरीके से पहला पैरा कंप्लीट हो जाता है इंट्रोडक्शन का। अब इसके अर्थ के बारे में बताना है। अर्थ देखिए, बंधुआ मजदूरी ऐसी स्थिति है, ऐसी अवस्था है जिसमें ऋण लेने वाला व्यक्ति जब ऋण चुका पाने में असमर्थ होता है तो वह ऋण के बदले ऋणदाता के यहाँ मजदूरी करता है या अपना श्रम बेच करके जो है ऋण चुकाने का काम करता है, तो उसको कहते हैं बंधुआ मजदूरी, है ना। बंधुआ मजदूरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऋण लेने वाला व्यक्ति या ऋणी व्यक्ति ऋण जब नहीं चुका पाता है या ऋण ना चुका पाने की स्थिति में ऋणदाता के यहाँ ऋण के बदले मजदूरी करता है या अपना श्रम गिरवी रख देता है, अपना श्रम बेचता है या अपना श्रम बेच करके ऋण चुकाता है, तो उसको हम कह देते हैं बंधुआ मजदूरी, है ना। ऋण के बदले श्रम बेचने की पद्धति को बंधुआ मजदूरी का ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। ऋण चुकाने के बदले अपना श्रम बेचने की पद्धति को बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। तो इसको भी ऐसे शॉर्ट में बता सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ लिखेंगे इसका, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत ऋणी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत ऋणी व्यक्ति ऋण ना चुका पाने की स्थिति में, ऋण ना चुका पाने की स्थिति में ऋणदाता के यहाँ मजदूरी करता है, या अपना श्रम बेचकर ऋण चुकाता है, या अपना श्रम बेचकर ऋण चुकाता है, ये है ना। तो इस तरीके से हम इसका अर्थ बता सकते हैं। या अपने आप को गिरवी रख देता है, अपने श्रम को गिरवी रख देता है, अपने परिवार के श्रम को गिरवी रख देता है, तो उसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। तो यहां तक हो गया। इसके बाद इसके हम कारण जानेंगे। कारण, इसमें एक हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 की जो धारा 2 है उसमें बंधुआ मजदूर को डिफाइन किया गया, तो वो यहां पर मैं बता देता हूं तो और अच्छा रहेगा। बंधुआ मजदूरी प्रणाली और ब्रैकेट में आता है उन्मूलन अधिनियम 1976 की धारा 2 के अनुसार
लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ये जो अधिनियम मैंने लिखा है, इस अधिनियम को पर्टिकुलर भी आपके 7 मार्क्स में पूछ सकता है, इसलिए इसको तैयार करना है। मैंने यहाँ पर हालांकि क्वेश्चन नहीं दिया क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूरी जो अधिनियम है 1976, इसको आपको 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अलग से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार है बंधुआ मजदूर वह मजदूर है। बंधुआ मजदूर का अर्थ, बंधुआ 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 मजदूर का अर्थ, बंधुआ मजदूर का अर्थ वह मजदूर है, वह मजदूर है, वह मजदूर है जिस पर बंधुआ कर्ज है, जिस पर बंधुआ कर्ज है, या जिसके बारे में माना जाता है कि उसने बंधुआ कर्ज लिया है, या जिसके बारे में, या जिसके बारे में यह माना जाता है कि उसने बंधुआ कर्ज लिया है, ये है इस तरीके से इसका अधिनियम के हिसाब से इसका अर्थ। ऐसे आपको इसको अंडरलाइन करना है और इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना है। यहाँ पॉइंट आएगा बंधुआ, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में बंद करना है, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके कारण बताना है। कारणों को हम जो है 3 भाग में बांट देते हैं। आर्थिक कारण, फिर आते हैं सामाजिक, और फिर आते हैं राजनीतिक। ऐसे बताना, ठीक है। तो आर्थिक के अंतर्गत क्या लिखेंगे? आर्थिक के अंतर्गत यह आता है कि जो व्यक्ति है उसने अनुत्पादक कार्यों के लिए सेठ साहूकारों से उधार लिया हुआ है ना। अनुत्पादक कार्यों के लिए सेठ साहूकारों से उधार लेना, ये जो है बहुत बड़ा कारण है। अनुत्पादक कार्यों के लिए सेठ साहूकारों से उधार लेना। अनुत्पादक कार्य मतलब होता है जिससे कोई उत्पादन नहीं होता है, जिससे कोई आगे प्रॉफिट नहीं होता। जैसे शादी है, विवाह है, जन्मदिन मनाना है ना, पार्टी देना है, तो इस तरह के जो काम होते हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, उद्योग है, इनके लिए जब उधार लिया जाता है तो वो उसको कहते हैं उत्पादक कार्य, है ना। तो अनुत्पादक कार्यों में उधार ले लिया, खर्च कर दिया, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, इससे जो है ऋणी हो जाता है और फिर इसको बंधुआ मजदूरी के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है सेठ साहूकारों से लिए गए ऋण का ब्याज अत्यधिक होना। ऋण का ब्याज अत्यधिक होना, ये जो है 2 पॉइंट यहां पर हमने लिखे हैं और इसके भी 2 पॉइंट हम लिख देंगे।
अशिक्षा तथा अज्ञानता के कारण सेठ साहूकारों के ऋण जाल में फंसना ये हो गया पॉइंट। गांव से शहरों की ओर पलायन, गांव से शहरों की ओर पलायन, गांव से शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, लेकिन शहर में कोई रोजगार नहीं मिलता है तो फिर वापस गांव जाते हैं, तो वहां पर उधार लेते हैं और फिर उस हिसाब से सर्वाइव करते हैं, लेकिन उधार को चुका नहीं पाते। इसके बाद आता है राजनीतिक काल। इसमें पॉइंट हम डाल देंगे, चाहे तो क्रम से ऐसे डाल दें, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे करके पॉइंट आ जाएंगे। संबंधित कानून का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, ये इसका कारण है। संबंधित कानून का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, ये ठोस रणनीति का अभाव, है ना। बंधुआ मजदूरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, इसीलिए जो है इसको नियंत्रित करने में काफी कठिनाई हो रही है और इसलिए ये जो समस्या है बढ़ती जा रही है। तो ये इस तरीके से मैंने 6 पॉइंट यहाँ पर बता दिए हैं। इसी प्रकार दुष्परिणाम के 5-6 पॉइंट लिख देंगे तो हमारा आंसर ऐसे पूरा हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट हमने कम क्यों लिखे, क्योंकि दुष्परिणाम भी लिखना है, दुष्प्रभाव भी लिखना है। 10 से 12 पॉइंट से ज्यादा हम लिख ही नहीं सकते हैं। 6 पॉइंट यहाँ हो गए और 5-6 पॉइंट वहां पर आ जाएंगे, तो हमारे 10 से 12 पॉइंट हो जाएंगे और हमारा आंसर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे है दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव। बंधुआ मजदूरी का दुष्प्रभाव क्या होता है? दुष्प्रभाव में बहुत सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं, जैसे श्रमिकों का अत्यधिक शोषण, उनके मानवाधिकारों का हनन, मानवीय श्रम का दुरुपयोग, महिला उत्पीड़न, बाल श्रम, है ना, उनकी शिक्षा ना हो पाना, उनके बच्चों की शिक्षा ना हो पाना, कुपोषण है, भुखमरी है, और अनेक रोगों से ग्रसित हो जाना है। तो ये बहुत सारे दुष्परिणाम हम बता सकते हैं। तो पहला है श्रमिकों का अत्यधिक शोषण, श्रमिकों का अत्यधिक शोषण। फिर आता है बाल श्रम या महिला उत्पीड़न, लिखने में बाल श्रम दोनों लिखना है। महिला उत्पीड़न, जो मजदूर होते हैं महिलाएं, उनका जो है उत्पीड़न होता है। बाल श्रम की समस्या है। बंधुआ मजदूरी के मानवीय अधिकारों का हनन, श्रमिकों के या बंधुआ मजदूरी श्रमिकों के मानवाधिकारों का
हनन, मानवाधिकारों का हनन है ना। ये हो गए 4 पॉइंट इस तरह से। मानवीय श्रम का दुरुपयोग आगे है, 5वां पॉइंट है। कौन सा पॉइंट मिलेगा था? 4, 5वां पॉइंट आएगा ये, मानवीय श्रम का दुरुपयोग। मानवीय श्रम का दुरुपयोग। हाँ, बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं, तो आत्महत्या की घटनाएं होती, आत्महत्या संबंधी घटनाएं, आत्महत्या संबंधी घटनाएं। भूमि पर सेठ साहूकारों का अवैध कब्जा, इनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे, डिपेंड करता है स्पेस हमारे पास कितना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि स्पेस की दिक्कत आएगी, तो अगर डिस्क्राइब करने की स्थिति में है, स्पेस है, तो थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, नहीं तो इतना ही लिख दो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई। लास्ट बचता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। है ना। निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे? बंधुआ, इस तरह से बंधुआ मजदूरी भारतीय समाज के दामन में लगा एक काला दाग है। भारतीय समाज में इस प्रकार बंधुआ मजदूरी भारतीय समाज के दामन में लगा एक काला दाग है, जो हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को कलंकित कर रहा है। इससे व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी प्रयासों से ही, सरकार के प्रभावी प्रयासों से ही इस दाग को मिटाया जा सकता है। इस तरीके से हमें जो है इसका कंक्लूजन लिखना है। लास्ट है, इस प्रकार बंधुआ मजदूरी भारतीय समाज के दामन में लगा एक काला दाग है, जो हमारे समाज तथा राष्ट्र को कलंकित कर रहा है। इसको मिटाने के लिए विभिन्न स्तरों व्यक्तिगत, सामाजिक तथा सरकारी स्तर पर
प्रभावी प्रयासों की आवश्यकता है। प्रयासों की आवश्यकता है ना। तो इस तरीके से ये लास्ट पैरा कंक्लूजन हो जाता है और इसके साथ ही आज का सेशन भी पूरा हो जाता है। और एक सेशन बचा हुआ है इस यूनिट का, यानी सोशियोलॉजी के 3rd यूनिट का एक सेशन बचा है, उसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम उद्यमिता प्रबंध की एक यूनिट कंप्लीट करेंगे। जिस सीक्वेंस में हम पहले चले हैं उसी सीक्वेंस में आगे भी बढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।